अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अशर। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब दवाओं से काम ना चले तो फिर दुआओं का सहारा ले लेना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत ने तमाम दवाएं भी कर ली हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से दुआओं का भी कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद IMF से मुआहिदा ताहाल नहीं हो सका है। IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है, टैक्स वसूली का हदफ नाकाफ़ी करार दिया है। इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने का भी उनकी जानिब से मुतालिबा किया गया है। नवा जायज़ा मुकम्मल करने के लिए लेवी की जो शर्त है उसे पूरा करने का मुतालिबा किया गया है। IMF ने बहुत सारी चीज़ों पर सवालात भी उठाए हैं, एक के बाद एक शर्त IMF की जानिब से लगाई जा रही है। अब नवा जायज़ा मुकम्मल होगा या नहीं होगा, और अगर IMF से मुआहिदा नहीं हो पाता है तो फिर पाकिस्तान की जो मईशत है उसे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, फिर इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और अहम मामला सान है 9 मई के बाद जो सोशल मीडिया पर शरपसंदी फैलाने वाले अनासिर हैं उनके खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। अहम गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर शरपसंदी फैलाने वाले आदिल राजा को लंदन से गिरफ्तार किया गया है और ये बताया गया है कि आदिल राजा के खिलाफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की जानिब से जो है वो शिकायत दर्ज करवाई गई थी। अमरीका भी इस मामले पर खुसूसी दिलचस्पी का इजहार कर रहा है और उसकी जानिब से ये बताया भी गया है कि आला हुकाम से हम राब्ते भी कर रहे हैं क्योंकि मुल्क में इस्तेहकाम ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बड़ा और अहम मामला है, एक दिन सिर्फ बाकी रह गया है। कराची का मेयर कौन होगा, पीपल्स पार्टी के होगा या फिर जमात इस्लामी से होगा, ये तो कल वाजे हो जाएगा। किसकी वफादारी किसके साथ है, कौन किसका साथ दे रहा है, नंबर्स गेम क्या है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। इम्तियाज़ खान फरहान साहब कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ रफ़ीक इस्लामाबाद स्टूडियो से हैं। इसके अलावा मुनव्वर भट्ट ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है और आगे चलकर सीनियर तजियाकार सना मिर्ज़ा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले इम्तियाज़ साहब, आपसे मेरा सवाल है, एक के बाद एक शर्त, एक के बाद एक शर्त। अब तो वज़ीर आज़म भी बड़े पुरुम्मीद थे कि अब तो हमने तमाम शराइत पूरी कर दी, अब तो IMF से मुआहिदा हो जाएगा, तो नवा जायज़ा आपको मुकम्मल होता नज़र आ रहा है और ना होने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नवा जायज़ा जो है वो एक तरह से टर्मिनोलॉजी के साथ यूज़ होता है, वरना तो ये मुज़ाकरात और बातचीत चलती रहती है। जैसे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई हमारे इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना है, IMF के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे, तो ये सिलसिला चलता रहता है। नवा जायज़ा जो स्टेप वाइज होता है, और आपको याद होगा PTI के चेयरमैन ने जब उनकी हुकूमत थी तो एक बात उन्होंने ख़िताब में कही थी कि मैं हर महीने 5 रुपये लेवी पे बढ़ाऊँगा। ये मौजूदा हुकूमत की नाकामी ये है कि ये अभी तक IMF का जो माहिदा है वो डिस्प्ले नहीं कर पा रही, ये पब्लिक नहीं कर पा रही कि भाई ये माहिदे में क्या क्या शराइत इन्होंने तस्लीम की हैं, क्या क्या शराइत जो माजी की हुकूमत ने तस्लीम की है। सिर्फ ये इल्ज़ाम तराशी कर रही हैं कि माजी की हुकूमत ने ये तस्लीम किया, माजी की हुकूमत ने IMF से ये तस्लीम किया, और ये सारी। और दूसरा एक तो आपको याद होगा कि श्रीलंका के हवाले से एक हमने चलाया कि जी डिफ़ॉल्ट कर गया तो वहाँ तबाही मच गई। ये हमारे मीडिया के कमालात थे। एहतजाज बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे पाकिस्तान में हुए थे, इसी तरह के एहतजाज वहाँ पर थे। हमने कहा जी वो भाग गया, वो चला गया, अब कहाँ है वो, सारे के सारे वापस आके वहाँ श्रीलंका बैठे। तो हमारे यहाँ मीडिया में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल गलत अंदाज में चलाई जाती हैं, जिसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान की। मईशत क्या इस वक्त प्रॉब्लम्स में नहीं है? बिल्कुल है भाई, मईशत प्रॉब्लम में, लेकिन जो मईशत दान है, जो पाकिस्तान का बिजनेसमैन है, ये मैं कैलकुलेशन से कह सकता हूं कि वो मुश्किल में नहीं है, वो बहुत फ़ायदा उठाता है। वो अपने फ़ायदे के अंदर होने वाले नुकसान को नुकसान काउंट करता है, अदरवाइज़ नहीं। अगर इस पाकिस्तान ने पाकिस्तान के बिजनेसमैन को नाम दिया, दौलत दी, स्टेटस दिया, तो जब पाकिस्तान मुश्किल में हो तो क्या ये इस बिजनेसमैन की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान के लिए सामने आके खड़ा हो? मुख्तलिफ तरीक़ों से हम मीडिया पर्सनस को ये कॉन्फिडेंस में लेके ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को अपनी मर्जी की पॉलिसी बनवाने के लिए, अपनी मर्जी के शुगर, वीट, ये सारे के सारे चीज़ें जो रेट हैं, जो कीमत है, उसको फिक्स करने के लिए। कल भी मैंने एक बात की थी कि हुकूमत पाकिस्तान को, मशीनरी को, रियासत को, जहां वो पॉलिटिकल जो ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान जो साने 9 मई वाला जैसा हुआ, इसी तरह का जो हमारे यहाँ ये बिजनेस टाइकून्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी रियासत को
एक्शन लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें बिल्कुल सेटल डाउन हो लेकिन जाएंगी। खुद भी इस बात का इदराक जो है वो नहीं किया जा रहा करना आपने चाहिए। बहुत बहुत अच्छे मसले की जानिब अपनी निशानदेही की है। काशिफ बताइएगा, क्या हुकूमत ने जो अभी बजट जारी किया है क्या वो IMF की शराइत के मुताबिक नहीं था? और जैसा कि आज आयशा गौस पाशा की जानिब से भी कहा गया है कि अगर ये मुआहिदा नहीं हुआ तो फिर बिजली की कीमतों में और गैस की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि महंगाई का एक नया तूफान फिर सर उठाए खड़ा है। शुमाइला, देखिए, मैंने तो ये कहा था कि ये बजट अवामी नहीं होगा, ये बजट इंतखाबी होगा और इसके बाद आने वाली जो हुकूमत है वो लाजमी तौर पे ये कहेगी कि जाने वाली हुकूमत ने जो बजट बनाया, जो उन्होंने तजावीज़ बजट में रखी, वो जी काशिफ। IMF को भी काबिल कबूल नहीं थी और उससे बहुत सारा जो था ना वो स्ट्रेस आएगा मईशत के ऊपर। मैं तो ये तवातुर से ये बात मैंने आपको कल भी कही। अब देखिए कि आज बजट पेश, अभी बजट पास नहीं हुआ, लेकिन IMF की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात आना शुरू हो गए कि आप पेट्रोल के ऊपर लेवी बढ़ाइए, आपकी जो टैक्स के अहदाफ है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपके अखराजात जो है वो टैक्स और जो उनमें फ़र्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो मेन बात उन्होंने कही कि IMF को जो अखराजात और टैक्स का जो हमने एक फिगर पेश किया, जो अदाद शुमार का गोरख धंधा हमने देखा और आवाम को हमने कहा कि इससे बड़ा अच्छा एक हमने बजट पेश किया, उस पर भी IMF को एतराज़ है। अब अगर हमारा 9वां जायजा जो है वो मुकम्मल नहीं होता तो 10वें जायजे की तरफ हम कैसे जाएंगे? और IMF में से पिछले 6 माह से, जनवरी से लेकर जून तक हम शराइत पूरी कर करके यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन IMF जो है वो राजी होने का नाम नहीं ले रहा और अवाम जो है वो पिस पिस के उनकी बस हो गई है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो फंस गई है। हुकूमत अगर बजट को IMF की शराइत के मुताबिक तरतीब देती है तो अवाम को रिलीफ नहीं दे पाती, और अगर अवाम की रिलीफ के मुताबिक तरतीब देती है तो IMF नहीं मानती। अब देखना यह है कि ये दोनों जो मसाइल हैं, इससे हुकूमत अपने आप को कैसे निकाल पाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की खबर जो हमने देखी, वो सर्कुलेट भी हुई कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी थी, शेल पेट्रोलियम कंपनी, उन्होंने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद करने के लिए बाकायदा तौर पे तहरीरी तौर पे लिख दिया। अब आप सोचिए, 75 साल से एक इदारा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसके साथ लोगों के रोजगार व्यवस्था थे, उसके साथ वो उसकी एक इन्वेस्टमेंट थी, स्टॉक एक्सचेंज में उसकी इन्वेस्टमेंट मौजूद थी। उन्होंने आज कहा कि हम पाकिस्तान से अपना ऑपरेशन बंद कर रहे हैं। शेल कंपनी की जानिब से अगर 75 साल का ऑपरेशन बंद करेगा, बेरोजगारी के अलावा दूसरी बात यह कि आप देखें जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट जो है वो कितना शेक होगा पाकिस्तान के लिए कि 75 साल के लिए का एक इदारा जो है अगर ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर हो गया तो उसके काजिज क्या होंगे। देखिए, जो कारोबारी लोग हैं वो हमेशा देखते हैं कि हम कितना लगाएंगे, कितना कमाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है। जिस वक्त तक यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है उस वक्त तक मैं समझता हूँ जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता है। मुनव्वर भट्ट बताइएगा, ये भी एक अहम नुक्ता है कि सियासी इस्तेहकाम भी मुआशी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है और अभी तक IMF मुआहिदा क्यों ना हुआ, आप क्या समझते हैं? जी, इस बात में तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है कि सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ। IMF से मुआहिदा क्यों नहीं हुआ, इसके हवाले से हम पहले भी बात करते रहे कि भी ये अब मामला शराइत पूरी करने का नहीं, अब मामला ये है कि आटा गूंथती है हिलती क्यों है। मतलब यही है कि वो पाकिस्तान ने शराइत पूरी कर दी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया कि जो IMF ने डिमांड की थी हमने तमाम शराइत पूरी कर दी, मिनिस्टर फिनांस ने भी कह दिया, दूसरे जितने भी अहदेदार हैं उन्होंने भी कह दिया। मसला हमारे IMF के मुआहदे की शराइत पूरी करने का नहीं है, मामला हमारा जियो पोलिटिकल है। ये जिस टाइम पे अमेरिकन नॉड आएगी, IMF जो है ना वो पैसों की जो अकाउंट बुक ओपन कर देगा, लेकिन अगर अमेरिकन की तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं है तो फिर IMF जो है वो शराइत पे शराइत लगाता जाएगा। और मैंने पहले भी ये अर्ज की थी बात कि फ़िलहाल मुझे इस माह में IMF के साथ मुआहिदा होता नज़र नहीं आ रहा और पाकिस्तान ने अपनी मुतबादल पॉलिसी जो है उसको तैयार कर रखा है। और इस बात का अंदिया अगर आपको याद हो, चंद रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब में भी कहा था कि हमने IMF से मुआहदे की तमाम शराइत पूरी कर दी है, लेकिन अगर वो फिर भी मुआहदा नहीं होता तो फिर हमारे पास प्लान B मौजूद है। तो इसका मतलब यही है कि जो मौजूदा हुकूमत वो प्लान B के ऊपर ही काम कर रही है। उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि IMF जो लास्ट ट्रांच जो जारी करने वाली है वो इस माह दे देगा। तो अल्टीमेटली वो मुतबादल ऑप्शन जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसी के नतीजे में ये जो रशियन ऑयल आया और जो लोकल ट्रेड जो है वो अब चाइनीज़ करेंसी में की गई है, वो इसी वजह से है ताकि उनका पाकिस्तान का डॉलर के ऊपर इंहिसार कम से कम हो सके। जी ठीक है, यानी मुतबादिल की जानिब जाया जाएगा अगर ये मुआहिदा नहीं होता है। सना, आप बताइएगा,
दुआ भी कर ली, दवा भी कर ली, लेकिन IMF तो मान कर ही नहीं दे रहा है। तो आपको लगता है कि ये मुआहिदा होने जा रहा है? अगर ये मुआहिदा नहीं होता है तो पाकिस्तान के पास मुतबादिल क्या है? देखिए शुमाला, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच शामिल करने के लिए मुझे। एक तो पहली बात ये है कि आईएमएफ की तरफ से जो डिले आ रहा है वो इन एनी केस आना है। वो क्यों आना है ये मैं थोड़ा-सा आगे चलकर आपको बताऊँगी। लेकिन ये जो बात की जा रही है कि अगर एग्रीमेंट हो जाता है और जो बजट पेश किया जाता है, इसमें लेवी की बात की जा रही है। ये बहुत से इकोनॉमिस्ट बजट आने से पहले बात कर रहे थे कि जो ₹50 से ₹60 लेवी करने की बात की जा रही है, इससे 800 अरब रुपए से ज़ायद का पैसा आएगा। और ये पैसा एक्चुअली एडजस्ट किया जाना था उन पेंशनर्स के लिए जिनकी जो कहा जा रहा था कि पेंशन्स 20 टू 30% इंक्रीज की जाएंगी। वो जो पेंशन इंक्रीज था वो तकरीबन 700 से 800 अरब के करीब अमाउंट बन रहा था। तो इसको सीधा सीधा ट्रांसफर कर रहे थे लोग कि जी यहाँ पर एडजस्ट होगा, यहाँ से आवाम से ही लिया जाएगा और दूसरी तरफ आवाम को ही दे दिया जाएगा। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपने हाथ से कुछ नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें बात की जा रही थी कि जी $1 लाख जो है वो लाने की लिमिट कर दी गई है। आईएमएफ को इसके ऊपर भी एतराज हुआ है। मेरा सवाल यह है कि पहले ये $10,000 के करीब अमाउंट होता था कि आप पाकिस्तान ला सकते थे। एक ऐसा मुल्क जहां पर डॉलर वैसे ही मौजूद नहीं है, वहां पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको लिमिट लगाने की जरूरत क्या है। पाकिस्तान अगर डॉलर आ रहा है तो इसमें जितना भी आए इससे पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। तो उसमें एक तो ये बेवकूफाना फैसला है कि उसको $10,000 नहीं होना चाहिए, उसको $1 लाख होना चाहिए। जितना डॉलर आएगा उतना डॉलर जो है वो फ्लुएंट होगा, वो फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आया कि एतराज इसके ऊपर क्यों है। फिर क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा कम है, मैं क्विकली दूसरी जी बात जी। की तरफ आती हूँ कि आपने कहा कि एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए, दो स्टेटमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आईएमएफ ने कुछ अर्से पहले कहा था कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बड़ी जरूरी है। मेरा आईएमएफ से ये क्वेश्चन है कि आखिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात क्यों करते हैं। इंटरकनेक्टेड ये है, लेकिन इस इदारे का ये काम होता है कि ये इकोनॉमी के हवाले से आपसे बड़ी मोटी मोटी चीजों को टेबल पर डिस्कस करता है और वो चीजें आपको करनी पड़ती हैं। आपको सब्सिडीज खत्म करनी पड़ती हैं, आपको पेट्रोल बिजली गैस के निर्ख बढ़ाने पड़ते हैं, आपको जो अपना टैक्स सिस्टम होता है उसको चेंज करना पड़ता है। इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ताल्लुक कहीं नहीं होता। लेकिन ये जो रूमर्स हैं कि जो इंटरनेशनल लॉबी है वो खान साहब के पीछे खड़ी हमें नजर आती है और वो बाजू मरोड़ती है आईएमएफ का, और आईएमएफ आगे बाजू मरोड़ा है इस जी गवर्नमेंट का। उस लॉबी के हवाले से ये बयानिया दुरुस्त साबित होता है। 2 रोज पहले खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि आप देखिएगा बैनुल अक़वामी तौर पर जो इंटरनेशनली जो पैसा है वो पाकिस्तान आना बंद हो जाएगा। तो खान साहब ने ये हवा में छक्का नहीं मारा। खान साहब बड़ा सोच समझकर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब को पता है कि जिन लोगों तक उनको पैगाम पहुंचाया है वो लोग इसको अमल दरामद करवा के छोड़ेंगे। और ये जो गवर्नमेंट अभी तक खान साहब को अरेस्ट नहीं कर सकी है ना, मैं लास्ट पॉइंट बस इस पे जी बात सना। करूंगी जी कि जी। इसीलिए गवर्नमेंट खान साहब को अरेस्ट करने में लेतो लाल से काम ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि निगोसिएशंस किए जाएं। और आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं। आप देखिएगा कि खान साहब के हवाले से अगर किसी मौके के ऊपर खान साहब को बाहर भी भेजना पड़ा तो ये गवर्नमेंट इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं लेगी, क्योंकि इनको इकोनॉमी के हवाले से जिस तरीके से क्रश किया जा रहा है चारों तरफ से, वो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। जी खान सना। साहब अभी तक पिछले 2 हफ्तों में अरेस्ट हो चुके होते, लेकिन इनकी कोशिश ये है कि अगर इंटरनेशनल लॉबी कोई बीच का रास्ता निकालती है तो हमें खान साहब से जान छुड़ा लेनी चाहिए। और खान साहब खुद भी इंटरनेशनल लॉबी के थ्रू इस गवर्नमेंट को जी प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये जो एक विशेष साइकिल बन गया है जी इकोनॉमी सना। का, ये साइकिल वैसे ही नहीं बना बल्कि ये बनाया गया है। जी ठीक है, ऐसा ना आपने भी अपना माहिराना तज्जिया पेश किया है। आईएमएफ से मुआहिदा क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इस पर हमने बात की। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सोशल मीडिया पर शरपसंदी फैलाने वाले जो अनासिर हैं उनके खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है और लंदन में अहम गिरफ्तारी भी हुई है। उसके मुहर्रिकात क्या थे, शिकायत किसकी जानिब से दर्ज करवाई गई थी, इस मामले पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सोशल मीडिया पर जो शरपसंदी फैलाने वाले अनासर हैं उनके खिलाफ अब घेरा मजीद तंग कर दिया गया है और इस हवाले से एक अहम गिरफ्तारी लंदन में आदिल राजा की अमल में लाई गई है। सना मिर्ज़ा से हम बात करते हैं। सना, बताइएगा, सोशल मीडिया यकीनन एक मुल्क में बहुत बड़ी ताकत है। आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया है लंदन में। आप समझती हैं कि इस किस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता रहा है, इदारों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है? देखिए, थैंक यू सो मच शुमाइला। मेरा ख्याल है कि आदिल के हवाले से जो बाकी पैनलिस्ट हैं ये भी इसको सेकंड करेंगे
कि जो कुछ गुफ्तगू वो कर रहे थे पहले पाकिस्तान के अंदर बैठकर और पाकिस्तान के ही इदारे से ताल्लुक़ रखते थे साबिक़ा तौर पर, और फिर उसी इदारे के बारे में जो ज़हर वो उगल सकते थे वो उगल रहे थे, और फिर उसके बाद पाकिस्तान से अचानक वो गायब हो गए और फिर हमने देखा कि वो लंदन से बरामद हुए और वहाँ से उन्होंने ये सिलसिला शुरू कर लिया। तो बहुत अरसे से ये बात की जा रही थी कि आदिल को इन एनी केस छोड़ा नहीं जाएगा। फिर ये कि वो ख़ास तौर पर कुछ अफ़सरान के बारे में बड़ा खुलकर तनकीद कर रहे थे और कुछ अंदरूनी बातें जिसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दुरुस्त थी या उनमें हकीकत नहीं थी, क्योंकि उसमें से कुछ बातें ऐसी होती थी जो शायद जेन्युइनली दुरुस्त हों, ये अब बेहतर वो जानते हैं या फिर वो इदारा जानता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर पाकिस्तान की कहीं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ आता है, तो उसके ऊपर चाहे मैं हूँ या आप हैं या फिर कोई इदारा है, उसको किसी तौर पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि ये गिरफ्तारी बहुत अरसे से ड्यू थी और अगर इस किस्म के लोगों को स्नब नहीं किया जाता, तो ये पाकिस्तान के लिए हज़ीमत का सामना करना पड़ता पाकिस्तान को हर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जिस तरीके से ये ज़हर उगल रहे थे। जहाँ तक सोशल मीडिया की आपने बात की है, तो मेरा ख़्याल है कि सोशल मीडिया के हवाले से बहुत से लॉज़ जो हैं वो इन प्रोसेस भी हैं और इसके अलावा कुछ और ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी भी बहुत अरसे से पेंडिंग है और वो हो सकता है कि आने वाले कुछ अरसे में हम देखें जो सहाफ़ती बरादरी है जिनमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाए या जिनको खामोश करवाया जाए। लेकिन मुझे लगता ये है कि शायद इस पॉलिसी को सही मायनों में किसी प्रैक्टिकल शेप में होना चाहिए। जिस तरीके से मैं इसमें आदिल राजा की गिरफ्तारी कोट नहीं करूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ इस काम को किया जाता है, ये जी। तरीका गलत है। आप पहले एक दौर में किसी एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के अपने जो लोग होते हैं, उनके प्रो लोग होते हैं, वो उनके बारे में खूब कसीदे पढ़ते हैं। लेकिन जब वो पार्टी अपोज़िशन में चली जाती है, तो वो लोग आपको बुरे लगने लग जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर मीडिया जी। के हवाले से, इवन सोशल मीडिया के हवाले से भी अगर कोई पॉलिसी बनाई जाए, तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको इम्प्लीमेंट करवाने में आसानी हो और वो अक्रॉस द बोर्ड हो, बजाए इसके कि पिक एंड चूज़ किया जाए। आज जो चंद लोग आपके मुखालिफ बात कर रहे हैं, अगर उसके उनके दौर की उनकी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत आएगी, तो वो जी। लोग आपको अच्छे लगने लगेंगे और ऐसा ही माज़ी में भी हुआ है। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें पिक एंड चूज़ करने के बजाय पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और उस पॉलिसी के थ्रू हमें इन चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए। लेकिन आदिल राजा जैसी जो शख्सियात हैं, उन पर किसी तौर भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है मुनव्वर, आपका क्या मौक़िफ़ है? पॉलिसी बनाना कितना ज़रूरी है जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए ये पॉलिसी बनाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और इस पे तो काम हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और यहाँ पे तो उस पॉलिसी के तहत दर्जनों अफराद उठाए जा चुके हैं, उनकी जो ट्यूनिंग भी हो चुकी है, उनके माइंड भी चेंज किए जा चुके हैं और उनको प्रोड्यूस भी किया जा चुका है। आदिल राजा के हवाले से मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई पाकिस्तान की शिकायत पे इन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। ये लंदन में मुकीम है नासिर भट्ट साहब, जो कि मियाँ नवाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते हैं। उन्होंने उसके हवाले से आदिल राजा ने अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ कमेंट पास किए थे, जिसपे नासिर भट्ट ने वहाँ की मुकामी अदालत में केस किया था और वो केस जो उसकी समाअत 2 दिन पहले मुकम्मल हो गई थी। उसके ऊपर नासिर भट्ट ने कल भी एक ट्वीट की थी कि वो जल्द अब फैसला आने वाला और वो अपने जो चाहने वाले हैं उनको खुशखबरी देंगे। तो आज फिर उन्होंने उस ट्वीट को जो है उसके अंदर अमेंडमेंट किया और उन्होंने बताया जी कि आदिल राजा को उनकी शिकायत के ऊपर गिरफ्तार कर लिया और उसमें अपनी उस ट्वीट में उन्होंने उस लिंक का भी हवाला दिया कि जिस शिकायत के ऊपर उन्हें आदिल राजा को अरेस्ट किया गया। तो ये बहुत ज़्यादा खुशी मनाने वाली बात थी। इस हवाले से ये यूके के कानून के अंदर जो डेफर्मेशन है वो उसको किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने वहाँ पे कोई शिकायत की है तो उसका भी पहले ट्रायल होगा, वहाँ की अदालत वो समाअत करेगी फिर फैसला देगी। तो अभी तक इस तरह तो कुछ नहीं हुआ था। तो ये वहाँ के एक जो पाकिस्तानी निज़ाद जो शहरी है जी। नासिर भट्ट साहब, उनकी शिकायत पे आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कोई भी शख्स वो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर अगर कोई नेगेटिव बात करता है तो उसके खिलाफ ट्रायल होना चाहिए और उसकी अरेस्ट से पहले कोर्ट के ज़रिए उसको गुनहगार साबित किया जाना चाहिए। जी बहुत से मुनव्वर। लोग हमारे वो जो बैरून मुल्क जाके प्रोपेगेंडा करें तो उनके ऊपर भी कोर्स ऑफ लॉ अप्लाई होता है और ये हुकूमत जी। पाकिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो इस वाले में अपनी जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करे और इसमें कोई सुस्ती ना करे। ठीक है। अच्छा काशिफ, आपकी क्या राय है? गिरफ्तारियों में सोशल मीडिया से कितनी मदद ली गई है? और आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से आपके पास कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है तो हमें बताइए।
देखिए शुमाइला, इब्तदाई तौर पे तो ये देखना चाहिए कि जो सियासी मुखालफत है वो होती है, होती रहेगी, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पीपल्स पार्टी का नून से, नून का तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से होगा, ये होता रहता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और इनके जो सिंपथाइजर हैं वो एक दूसरे की क़यादत के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, इसमें कोई भी अभाव नहीं है। लेकिन इशू कहाँ पे है कि जब आप थोड़ा सा ब्लो अप करते हैं, आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, तो आप फिर अपने आप को आज़ादी इज़हार राय का चैंपियन बनाते हुए आप अपने कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बबांगे दौल बोलना शुरू कर देते हैं। आदिल राजा ने क्या किया, उन्होंने 9 मई के जो जितना भी वो जलवा बलवा हुआ, जो कुछ भी हुआ, उसमें आप ये देखिए कि इन्होंने ऐसी ऐसी ट्वीट्स की, ऐसी ऐसी चीजें की कि इन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी इदारों के जो ऑफिस थे उनकी इन्होंने निशानदेही की कि इमरान खान को वहां रखा गया, फलां को वहां रखा गया, लोग वहां पहुंचे। तो ये सारे लोगों को इंस्टिगेट बाकायदा उन्होंने किया। गो के आज वो गिरफ्तार नासिर भट्ट साहब की शिकायत पर हुए, लेकिन नासिर भट्ट साहब के खिलाफ भी उन्होंने इल्जाम लगाए होंगे जिनको वो प्रूफ नहीं कर सके होंगे, तो गिरफ्तार हुए। इसी तरह जो ये काम कर रहे हैं, मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि आदिल राजा जो है वो कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। वो कोई इदारे जहां से वो रिटायर हुए, जहां से वो पेंशन लेते थे, जो मुराद लेते थे, वो उनकी खिदमत नहीं कर रहे। अगर आपको किसी शख्सियत से इख्तिलाफ है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कौमी सलामती के इदारों को बिन हैसल इदारा जो है ना, आप उसको क्रिटिसाइज करें या शख्सियत को क्रिटिसाइज करें। सो इस तरह का जो रवैया है, वो आदिल राजा हो या कोई और भी सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हो, उसको ग्रिप करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को हदूद और कयूद में रह के काम करना है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि मुल्क का जो निज़ाम है, उस निज़ाम के ऊपर अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो आप उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ें, और अगर आपसे कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए और आपको अच्छा ना लगे तो आप उसके खिलाफ वो मुखालिजात और वो चीजें बके वहां पे बैठ के कि लोग जो है वो सुन के कहें कि क्या हो गया। और ये अलमिया है कि जो भी ये चीज बोलते थे, करते थे, उसको पीटीआई का सोशल मीडिया उठाता था, वायरल करता था कि उनको उससे तकवीत अच्छा पहुंचती काशिफ, थी। हमें जरा तो मैं मुख्तसर ये भी समझता हूं- बताइएगा, फेक न्यूज के हवाले से भी एक कानून बनाया गया था, उस हवाले से क्या उस पर अमल दरामद हो रहा है? देखिए, फेक न्यूज की जो एक्टिविटी ये शुरू हुई थी, जिसको ये कानून साजी करना जा रहे थे, उसकी इसलिए कंक्लूडेड अभी तक नहीं हो सकी कि उसमें बहुत सारे लोगों को तहफुजात थे। डिटर्मिनेशन करना बाकी है कि फेक न्यूज की जजमेंट कौन करेगा। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जिसके हाथ में मोबाइल कैमरा है, जो उसकी रात को ख्वाब में सोच आती है, वो सुबह उठ के बोलना शुरू कर देता है और ऐसे उसको वायरल करवाता है कि जैसे पता नहीं यही सच है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा कर करके हमने माशरे को इस तरह जो आलूदा कर दिया है, इसको कहीं ना कहीं से तो तस्दीक करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूं कि जब आप जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को फिक्स करेंगे, उसके बाद लोगों को शायद इसमें कोई डिटर्नेंस पैदा होगी और कोई बेहतरी आने का इम्कान है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इम्तियाज खान साहब, फरहान साहब, आप बताइएगा कि हमने ये भी देखा, ये भी खबर आई कि मजीद 2 सहाफ़ियों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिर हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से भी ये जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, सोशल मीडिया पर जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, इस पर ख़ास तौर पर अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है। देखिए, इससे पहले जो सना साहिबा एक बात कह रही थी, जो ज़ाहिर है कि हमारे बाजू मरोड़े जा रहे हैं किसी हिमायत के चक्कर में, इंटरनेशनल लॉबी गए या जो हमारे ख़िलाफ़ है, वो बिल्कुल सही है। और लेकिन आज एक अच्छी पेशरफ्त ये हुई है कि जो पाकिस्तान को लुक आफ्टर कर रही हैं, तो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर उन्होंने एक अपील की है कि कांग्रेस इजाज़त दे कि IMF से कहा जाए कि पाकिस्तान को जो इमदाद है, जो पाकिस्तान का जो एक एग्रीमेंट है, उसको फुलफ़िल करें, तो होपफुली ये मुमकिन तौर पे हो जाएगा। देखिए, आदिल राजा सिर्फ अकेला नहीं है। आदिल राजा ये प्रोजेक्ट PTI के चेयरमैन के प्रोजेक्ट का हिस्सा, और इनके साथ एक कैप्टन हैदर है, वो भी रिटायर्ड है। ये जो अभी काशिफ एक बात करें, और 3 आला सतह के ऑफिसर्स हैं उसी यानी फोर्स के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई ड्यू है और वो आपको विद इन वीक जो है वो सामने नज़र आ जाएगी। और ये 2 मुईद पीरज़ादा और साबिर शाकिर साहब जो हमारे दोस्त हैं, ज़ाहिर है कि हमने उनके लिए हमारे साथ वो हुआ, उनके आए वो जो हाल ही में अभी मुल्क से बाहर गए थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 3-4 सहाफ़ी और हैं जो हाल ही में वहाँ शिफ्ट हुए, और एक साहब वो हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में गए थे। और इनका सबसे ज़्यादा ये आदिल राजा और हैदर, जो कैप्टन हैदर हैं, और उसके अलावा जो 3 आला ऑफिसर्स हैं, उन्होंने PDM की हुकूमत को निशाना नहीं बनाया, हुकूमत को कभी उन्होंने निशाना नहीं बनाया। उनका हमेशा टारगेट हमारी फोर्सेस होती थी, हमारे इदारे होते थे। जैसे मैं और आप मीडिया का हिस्सा है, तो मीडिया की जो टर्मिनोलॉजी है वो मुझे और आपको पता है, किसी आला से आला अफसर को भी नहीं पता होगी। हम आपस में अगर बात करें तो फिर जो मैं और आप बात करेंगे उस टर्मिनोलॉजी के साथ, तो लोग समझेंगे कि वाकई मीडिया में इस तरह का हो रहा है। तो ये आदिल राजा, देखें, इनकी उस तरह का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है जिसकी मैं और आप अभी गुफ्तगू करना चाहते हैं या चाहते हैं कि इनको कोई सज़ा मिलनी चाहिए।
बिल्कुल होनी चाहिए। अगर मैं अमेरिका के खिलाफ बात करूं, अमेरिका का शहरी होते हुए यहाँ पर, तो क्या अमेरिका बर्दाश्त करेगा? बिल्कुल, क्या रशिया बिल्कुल। बर्दाश्त करेगा? क्या चाइना बर्दाश्त करेगा? कभी भी नहीं करेंगे, और ना करना चाहिए। तो आदिल राजा, कैप्टन हैदर मेहदी और जो 3 अफसरान और ये हमारे जो 3-4 साथियों जी। के नाम आ रहे हैं, ये इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये पीडीएम के खिलाफ कभी बात नहीं की इन्होंने, इस तरह की बात नहीं की जिस तरह से होना चाहिए। और ये जो काशिफ एक बात कर रहे थे, 9 मई पीडीएम के खिलाफ था ही नहीं, पाकिस्तान में कू करना था, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ आसिम साहब जी। मौजूद ही नहीं थे पाकिस्तान के अंदर। वो तो हमारे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो सरबराह हैं, उन्होंने इन एक्शन लिया इन टाइम, जो ये सारा हो गया। बिल्कुल। और आदिल राजा, कैप्टन हैदर मेहदी, ये टेक्निकल जो है वो यूज करते थे, फला जगह यानी फला सोशल स्ट्रीट मीडिया पर। के जरिए इदारों को जो है वो निशाना बिल्कुल, बनाया गया सोशल मीडिया था, समझे कि जिसके बाद इन्होंने उनकी बिल्कुल गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर कौन बनेगा कराची का मेयर। कल 15 जून है और कल इस बात का फैसला हो जाएगा। एक ब्रेक के बाद नंबर गेम के हवाले से बात करेंगे। वेलकम बैक। कल कराची का मेयर कौन बनने वाला है? पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला है और दोनों जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि मेयर उनका आएगा। काशिफ, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है मेयर किसका आएगा और जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, किसको ज़्यादा हिमायत हासिल है? देखिए शुमाइला, इसके नंबर गेम के ऊपर तो ज्यादा बेहतर इम्तियाज फरहान साहब उनसे कमेंट भी कर हम बात सकते हैं। करेंगे। मेरे हिसाब से जो नंबर है, मेरे हिसाब से जो है पीपल्स पार्टी 104 के साथ पहले नंबर पे है, जमात इस्लामी 87 के साथ दूसरे नंबर पे है, पीटीआई के 42 अगर जमात इस्लामी के साथ मिल जाएं तो फिर जमात इस्लामी जो है वो मिल के मेयर के नंबर ऊपर है। लेकिन ये सुन रहे हैं कि पीटीआई जो है वो आगे निकल गई है, उसके कुछ लोग जो है उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया चेयरमैन की, और वो शायद एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में जो है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट दें या जमात इस्लामी को वोट ना दें। सो बज़ाहिर तो ये लगता है कि पीपल्स पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि इतनी स्ट्रांग अपोजिशन के साथ पीपल्स पार्टी अपना मेयर चला कैसे पाएगी? कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर बन गया और जमात इस्लामी, पीटीआई, नून लीग वगैरह अपोजिशन में बैठ गए तो इतनी हैवी जो वो अपोजिशन है उसके साथ कैसे कैरी कर सकेंगे? लेकिन जैसा भी है, मैं ये समझता हूँ ये खुशाइन चीज है कि बल्दियाती इदारे जो है बिल आखिर वो रेस्टोर तो हो रहे हैं ना 2020 के बाद। 3 साल गुजर गए, बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, हल्का बंदियों का इशू, कभी कोई इशू, कभी जी, कोई जी। इशू। जब तक आप डेमोक्रेसी में बल्दियाती इदारों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, उनको स्ट्रक्चर नहीं देंगे, उनको आप इम्प्लीमेंटेशन का टूल नहीं बनाएंगे, उस यानी वक्त तक मिलकर आप काम लोगों करने के की लिए जरूरत है। आसानियां पैदा कर नहीं काशिफ, सकते। मुख्तसर आपके पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है, वो भी हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा। बिल्कुल शुमाइला, यहाँ पे पिछले 2 रोज से चौधरी शुजात साहब जो है उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है यहाँ इस्लामाबाद में, और उसकी वजह यह थी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च होने के बाद काफ लीग को ये लगता था कि शायद उनका जो स्पेस है वो कम हो रहा है या कोई नया वेंचर जो है सियासत में आ रहा है, लिहाजा वो वेदर क्लियर हो गया है। काफ लीग जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है और काफ लीग अपने इंतखाबी निशानात के साथ मैदान में उतरेगी। इसके अलावा आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात साहब से, उन्होंने कहा कि हम मिल के जो है वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और हुकूमत साजी के अमल में भी ज्वाइंटली मूव करेंगे। इंपॉर्टेंट तरीन जो आखिरी चीज आपसे शेयर करूं कि सेक्रेटरी जनरल इस्तेकाम पाकिस्तान आमिर कियानी को यह टास्क दिया गया था कि चौधरी सरवर को किस तरीके से मना के राजी करके आप वापस इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ले आए, और जिसके ऊपर अलीम खान भी जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि हम जी मिलकर काशिफ। एक पॉलिटिकल जी प्लेटफॉर्म पे काशिफ। चले, लेकिन चौधरी सरवर ने इनकार कर दिया, यानी लिहाजा वो काफ लीग में बड़ी ही अहम सस्टेन मेयर करेंगे। मुलाकातें चल रही हैं। ठीक है, सना आप बताइएगा कराची के मेयर के हवाले से आपको क्या लगता है? अब इक्तदार का तो मसला नहीं होगा, किसी का भी अगर मेयर आया तो आपको लगता है कि मसाइल शहर के हल हो जाएंगे? देखिए मेरा ख्याल है इम्तियाज़ उससे ज़्यादा नंबर गेम पे बात करेंगे। मैं क्विकली इस पे एक कमेंट कर दूंगी कि एक तो ये कि इस वक्त अगर देखा जाए और सादा अक्सरियत देखी जाए तो अगर पीटीआई और जमात इस्लामी साथ मिलती हैं तो ऑलमोस्ट उनका 193 या 194 नंबर बन रहा है। लेकिन असल इशू इस वक्त ये नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर तमाम वोटों को इकट्ठा कर भी ले तो दूसरे नंबर पर आती है। असल इशू बिल्कुल सही कहा कामरान ने कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बात की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, असल इशू वो है, वो जो 10 वोट हैं या 15 वोट हैं वो इधर से उधर होते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे आ जाएगी और जमात इस्लामी दूसरे पे चली जाएगी। इसमें ये चीज़ भी डिबेटेबल है कि एक ऐसी जमात जिसके बारे में 9 मई का जो साना है उसके माथे पे चस्पा हो चुका है
ऐसी सिचुएशन में भी अगर जमात इस्लामी ऐसी अपॉर्चुनिटी का गेम खेल रही है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इल्हाक किया है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये भी तवज्जो तलब है कि क्या वाकई जमात इस्लामी को उनसे इत्तेहाद करना चाहिए था, जब एक ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरे मुल्क में क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। दूसरी बात यह है जी। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें गेम ये किया है कि वो उन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट यानी कि जमात इस्लामी के नईम उल हक साहब को वोट नहीं देंगे, उन बल्दियाती नुमाइंदों को हम डी सीट कर देंगे। जी। तो ये अब देखने से ताल्लुक रखता है कि जो असल गेम चेंजर होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्दियाती नुमाइंदों के वोट होंगे वो होंगे। जहां तक बल्दियाती नुमाइंदों को डिलीवर करने की बात है, तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें सबसे जी सना। तो की होती हैं, क्योंकि जब भी जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो कभी भी बल्दियाती सिस्टम को एस्टैब्लिश नहीं होने देती, या तो उनको फंड्स ना देकर, या फिर उनकी लेजिस्लेशन रोककर, या बिल्कुल। फिर उनके हवाले से दीगर मसाइल पैदा करके। तो मेरा ख्याल ये है कि जमहूरी सिस्टम को भी बल्दियाती सिस्टम को बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि असल डिलीवरेंस ग्रास रूट लेवल के ऊपर इन्हीं की तरफ से होती है। ठीक जी। है। अच्छा मुनव्वर, आपका इस पर क्या मौकिफ है, मुख्तसर बताइए। जी मैं ये समझता हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अगर अपने कैंडिडेट का ऐलान न किया होता तो यकीनी तौर पे फिर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने उम्मीदवार मेयर के उम्मीदवार की नॉमिनेशन कर चुके हैं, उसका ऐलान कर चुके हैं, तो नंबर अब पूरे हों या ना हो, मेयर जो है पीपल्स पार्टी का ही आएगा। ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, आप हमें ज़रा नंबर्स के हवाले से बताइएगा किसकी पोजीशन मुस्तहकम है, और जो पीटीआई के उम्मीदवार थे जिन्होंने कहा था कि वो जमात इस्लामी का साथ नहीं देंगे, वो ज़रा मामला क्या था? देखिए, ये जो भट्ट साहब ने एक बात की है बुनियादी तौर पर, ये वेरी फर्स्ट डे से बिलावल ने सबसे पहले आज से 2-2.5 महीने में जब ये नॉमिनेशन भी नहीं हुई थी, तो उन्होंने हैदराबाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आइंदा जो मेयर होगा कराची का, ख़ासतौर पे कराची को उन्होंने कहा था, बल्कि पूरे सिंध की बात होती, लेकिन कराची के लिए कहा था कि जियाला होगा। उसके बाद ये बिल्कुल सही है। फिर ज़ाहिर पूरी पार्टी एक्टिव हो गई। अगर नंबर गेम की बात करेंगे, अब नंबर गेम से मामला निकल गया है, क्योंकि कल जो इलेक्शन होने जा रहा है, अब तक की जो इतलात हैं अभी तक, वो हाउस मेजोरिटी पे होने जा रहा है। हाउस मेजोरिटी में अगर 200 होंगे तो भी उसमें 101 जो वोट लेगा वो जीतेगा, अभी तक की जो इतलात हैं उसमें। क्योंकि अगर टोटल हाउस देखें वो 367, उसमें 184 की मेजोरिटी बनती है, सिंपल मेजोरिटी जो टोटल हाउस की। उसमें अगर नंबर गेम कहें तो सिंगल मेजोरिटी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके पास 155 155 उसके अपने वोट हैं। और अगर उससे आगे बढ़ेंगे तो 14 मेंबर हैं। ये जो काशिफ बता रहे थे जो रियल इलेक्शन हुए थे वो थे तकरीबन, यानी कि उसमें 267, उसमें 121 जो है मखसूस नशिस्तें शामिल हुई हैं, तो उसके बाद मिला के 155 इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास हैं, 14 सीटें मुस्लिम लीग नून के पास हैं, 4 सीटें हैं जेयूआई के जो सपोर्ट कर रही हैं पीपल्स पार्टी को, और एक टीएलपी की है। टीएलपी ने भी इंप्रेशन ये आया था कि पीपल्स पार्टी का, लेकिन उसको काउंट नहीं कर रहे। और सिंगल अगर देखेंगे तो जमात इस्लामी के पास 130 हैं, और अगर 62 एक का रिजल्ट रुका हुआ है, 62 पीटीआई के अगर मिलाएं तो 192 जा रहा था, 193 अगर वो ऐलान हो जाता। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब हम इस पे आ रहे थे तो 1-2 घंटे पहले अनाउंसमेंट आई है सामने कि पार्लिमानी पार्टी अनाउंस हो गई है। उसको बाकायदा अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, और जिसमें तकरीबन 34 मेंबर वो ये बता रहे हैं जो पीटीआई के हैं वो निकल के गए हैं। और उसकी वजह से जाहिर है कि वो अगर सपोर्ट कर देंगे पार्लिमानी, चूँकि हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो पंजाब असम्बली में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको डन किया था, तो उसके मुताबिक अगर पार्लिमानी पार्टी वो अगर सपोर्ट करती है अक्सरियत के साथ जिसको भी, वो हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट फेज के अंदर मैं समझता हूँ जो कल अभी तक की जो शेड्यूल आया है उसके मुताबिक हाउस मेजोरिटी के ऊपर जा रहा है। हाउस मेजोरिटी में अगर पीटीआई के लोग नहीं आएंगे तो जाहिर है कि 130 होंगे इनके पीटीआई के जमात इस्लामी के, और पीपल्स पार्टी 155, और जाहिर है कि नून उनके इत्तेहादी है, जेयूआई उनकी इत्तेहादी है, वो वहाँ मौजूद होंगे। तो 173 से जाहिर है कि वो आगे जाएंगे 172 के साथ। सिंपल मेजोरिटी पे इस वक्त बात चल रही है, और 184 हाउस की मेजोरिटी बनती है। वो अभी तक जो इतलात आ रही है वो हाउस मेजोरिटी। तो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी का जो नॉमिनी है वो जाहिर का अक्सरियत में अभी तक नज़र आ रहे हैं। और बड़ी एक जो आप एक बात कह रही थी कि कांटेदार मुकाबला होगा, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम कि कांटोदार मुकाबला हो रहा है कराची में।
कराची के मेयर और के लिए उसके बाद कांटे बिछे मुकाबला हुए। होने के बाद जो भी मेयर आएगा, जो ऑपोजिशन मिलेगी, उसके बाद हम क्या उम्मीद रखेंगे कराची अपोजिशन के देखे मसले इस तरह नहीं हाँ, होती। किस तरह से जब हल आप हों? एक मेयरशिप के लिए जिस तरह हाँ, जमात हाँ। इस्लामी ने कैंपेन चलाई ना, वो इतनी पीच पे चलाई थी उन्होंने कि अगर उनका मेयर नहीं बनेगा तो मैं नहीं समझता कि उनका जो वर्कर है और उनका जो चेयरमैन है वो इस तरह अपोजिशन करेगा, क्योंकि उसको बहुत ख्वाब दिखा दिए गए थे जो इस पे फिर कभी गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया काशिफ रफ़ीक, मुनव्वर भट्ट, सना मिर्ज़ा, इम्तियाज़ खान फारान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।